आपने कभी इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, कभी उनको ढंग से ऑब्जर्व किया है? अगर आपने उन वायर्स को ढंग से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता है जब उस वायर का इंसुलेशन उतर जाता है तो उस वायर के अंदर 3 दूसरी वायर्स प्रेजेंट होती हैं। एक होता है रेड कलर की वायर, एक होती है ब्लैक और तीसरी होती है हमारी ग्रीन कलर की वायर, राइट। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अभी जो टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया उसके बारे में डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस चैप्टर के अंदर मैग्नेट्स के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आपस में कनेक्टेड है, राइट। तो ये चैप्टर बड़ा ही ना एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। रियल लाइफ के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, उसकी वर्किंग हम देखने वाले। घर में हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं। पानी का टैंक तो हमेशा ऊपर ही रखा होता है, तो पानी जब सप्लाई आता है पानी का तो उसको हम ऊपर चढ़ाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वहाँ पे किस टाइप की वर्किंग हो रही है इलेक्ट्रिक मोटर की, वो सब हम इसी चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसकी वर्किंग भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा इंपॉर्टेंट फिनोमेना भी इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। अब जो मैग्नेट्स हैं वो बड़ी ही मैग्निफिसेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी? आयरन जैसी मेटल्स को ये अपनी साइड पे क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो मेटल्स को, मेनली हमारी जो आयरन है, कॉपर है एंड जो निकल है, उसको अपनी साइड पे अट्रैक्ट करती है? क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन, राइट। जो मैग्नेट्स हैं उनके अंदर से वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ किसको पुल करती है? आयरन को पुल करती हैं, ठीक है, निकल को पुल करती हैं। अब ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो मैग्नेट की तरफ पे अट्रैक्ट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ओके। एंड जो कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स तो जाके नहीं अट्रैक्ट होते ना मैग्नेट से, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये सब चीजें अट्रैक्ट नहीं होती हैं किससे? मैग्नेट से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कह देते हैं? नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मैग्नेट्स होती क्या है। मैग्नेट तो सबने देखी होंगी, बचपन में तो सब खेलते हैं मैग्नेट से, राइट। तो मैग्नेट को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होती है मैग्नेट्स। मैग्नेट्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो आयरन को अपनी साइड पे अट्रैक्ट करती हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? हम मैग्नेट कहते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हम लोअर स्टैंडर्ड्स में ही पढ़ के आ चुके हैं पहले ही, एंड कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमने खुद ऑब्जर्व करी है रियल लाइफ में, राइट। तो पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है? अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। हम सबको ये बात तो पहले से ही पता थी कि जो मैग्नेट होती है वो आयरन को तो अट्रैक्ट करती ही है, बट अब आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ना सिर्फ आयरन, जो मैग्नेट है वो निकल एंड कोबाल्ट दोनों को ही अपनी साइड पे क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, देखो, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स पोल। अब जो मैग्नेट होती है उसके पोल्स होते हैं। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो डिफरेंट टाइप की मैग्नेट्स आपको दिखाई गई हैं। ये जो मैग्नेट है इसको बोलते हैं शू हॉर्स मैग्नेट, राइट। अब ये जो है ये मैग्नेटिक कंपास है। ये जो मैग्नेट्स है ना, ये वाली जो मैग्नेट है आपको दिखाई दे रही है, इन मैग्नेट से हम बचपन में खेलते थे, राइट। मैंने तो इस वाली मैग्नेट से बहुत खेला है बचपन में। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने भी खेला है या नहीं खेला, राइट। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है? हमारी डिस्क मैग्नेट है, और ये जो है इसको क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं, क्लियर। तो डिफरेंट टाइप की मैग्नेट्स होती हैं। एक इंपॉर्टेंट मैग्नेट जिसको हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले ज़्यादा डिटेल में, वो है हमारी बार मैग्नेट। तो ये जो बार शेप का मैग्नेट होता है इसको हम क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। अब हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा होता है साउथ पोल, राइट। ये चीज़ हमें पता है कि एक बार मैग्नेट के 2 पोल है, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। अब हम देखिए समझेंगे हमारे सेकेंड पॉइंट को। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स पोल। हर एक जो पोल है, मैग्नेट का जो पोल है, वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होती है?
मैक्सिमम होती है, चाहे वो बार मैग्नेट की हम बात करें या फिर हम इस शू हॉर्स मैग्नेट की बात करें। देखिए यहाँ पे भी साउथ पोल है और दूसरी साइड पे क्या है, नॉर्थ पोल प्रेजेंट है, यानी कि जो अट्रैक्शन होने वाली है आयरन के साथ या कोबाल्ट या निकल के साथ, वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इसके मैग्नेट के पोल्स पे होगी, यानी कि या तो नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे होने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए मैग्नेट हैज टू पोल्स, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब इसी के साथ पोल्स के रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी हमने देखनी है। जैसे चार्जेस के केस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, उसके सामने एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अब ये दोनों चार्जेस क्या है, लाइक है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करने वाले हैं। सो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से मैग्नेट के केस में भी होता है। दोनों मैग्नेट के जो पोल्स हैं अगर वो क्या है, सेम है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है इस साइड, एंड ये हमने दूसरी बार मैग्नेट ले ली, इस मैग्नेट का साउथ पोल है यहाँ पे, राइट। अब दोनों मैग्नेट का क्या है, अपोजिट पोल, अनलाइक पोल एक दूसरे के साइड पे है, तो ये दोनों पोल एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। यहीं अगर दोनों मैग्नेट्स के सेम पोल्स होते, मान लो यहाँ पे भी इस मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, इस मैग्नेट का अगर साउथ पोल होता तो ये एक दूसरे को क्या करने वाले थे, रिपेल करने वाले थे, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये जो प्रॉपर्टी है ये सेम बिल्कुल चार्जेस की तरह होती है। ये हमें ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में देखना है। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। इन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने जब हम उसके पास में मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक कंपास के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शंस देखने को मिलती हैं। नहीं आया समझ में, समझते हैं। देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वायर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब एक ऐसी वायर है जिसके अंदर क्या हो रहा है, करंट हमने पास कर दिया। जैसे ही हमने इसके अंदर करंट पास किया और इसके पास जब हम मैग्नेटिक कंपास लेके आए, मैग्नेटिक कंपास जब लेके आए तो हमने उस मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या देखी, डिफ्लेक्शन देखी। अब ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। जब ही तो इस कंपास के अंदर हमें क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला, राइट। अब हम देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो इन 1820 जो क्रिश्चियन ऑस्टर्ड थे इन्होंने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, दैट द कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट कैरिंग मेटेलिक कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाय इट। जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हमने कंपास को रखा तो हमने उसके अंदर क्या देखा, डिफ्लेक्शन देखी। इसका मतलब क्या हुआ, he concluded that the deflection of compass needle was due to the magnetic field produced by the current carrying conductor। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ से, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसी वायर्स जिनके अंदर क्या पास किया हुआ है हमने, करंट, उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो करंट कैरिंग वायर कैसे एक्ट करने वाली है, मैग्नेट की तरह एक्ट करने वाली है। यही तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट चैप्टर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी। इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन, यानी कि जब किसी वायर के अंदर करंट होता है तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो यही इस चैप्टर के अंदर हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट देखो, हेंस it was deduced that the electricity and magnetism are related to each other। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर।
नेक्स्ट हमें देखना है मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको हम कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ईजी भी है, राइट। तो देखिए क्या होती है मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। क्या होती है ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि क्या शो करती है, एक बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ पे मैग्नेटिक फील्ड को ये शो कर रही होती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। व्हेन द आयरन फिलिंग्स आर केप्ट नियर द मैग्नेट दे गेट अरेंज्ड इन अ पैटर्न व्हिच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद लैब में करके देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, हम बार मैग्नेट लेंगे और हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं आयरन फिलिंग्स को, बार मैग्नेट के चारों तरफ हम डस्ट कर देते हैं आयरन फिलिंग्स को। जैसे ही आयरन फिलिंग्स को हम डस्ट करते हैं उसके कुछ ही सेकेंड्स के बाद जो आयरन फिलिंग्स हैं वो खुद को एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर अरेंज कर लेती हैं और वो पैटर्न कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो आयरन फिलिंग्स ने खुद को इस तरीके से इस पैटर्न के अंदर अरेंज किया है, ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरीके की ही दिखाई देती हैं। क्लियर हुआ, ये हमारा बार मैग्नेट है। जैसे ही हम आयरन फिलिंग्स इसके आसपास डस्ट करेंगे तो वो सारी की सारी आयरन फिलिंग्स कुछ इस पैटर्न के अंदर खुद को अरेंज कर लेंगी, राइट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम डायरेक्शन को नोट करते हैं। ये हमारा है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। आप ये एरो देख सकते हैं, नॉर्थ से निकल रही है एंड साउथ की ओर जा रही हैं, नॉर्थ से निकली साउथ में जा रही है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ से कहाँ से निकल रही है, ये नॉर्थ में निकल रही है, नॉर्थ में निकल रही है एंड कहाँ जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं। यहाँ पे भी नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इन केस ऑफ बार मैग्नेट वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखो अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकली साउथ में गई। अब ये जो कर्व है ना, ये कर्व अंदर मैग्नेट के अंदर भी कॉन्टिन्यूअस ही होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन की, कहाँ, इनसाइड द बार मैग्नेट, तो वो क्या होने वाली है, साउथ टू नॉर्थ होने वाली है। क्या होने वाली है, साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होगी, देखो इस चीज को लिख लीजिए, इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन क्या होने वाली है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पेपर में कभी भी ना, जब भी पूछेगा आपको मेंशन करके देगा कि इनसाइड द बार मैग्नेट बताइए, तो जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, नॉर्थ टू साउथ लिख के आ जाते हैं एंड यहीं पे मिस्टेक होती है। आपको क्या लिखना है, बार मैग्नेट के अंदर कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। क्लियर हुआ इतनी चीज। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अब ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, ये काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, देखो दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल। जी हम पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं मैग्नेट के एंड एंड्स एट साउथ पोल, साउथ पोल की ओर जाती हैं बाय कन्वेंशन, ठीक है। बाय कन्वेंशन क्या होता है, मैग्नेट के बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ की साइड पे जाती है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ हमारी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, इसी वजह से क्या कहेंगे इसको, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना है हमें, देखो दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। पोल्स के चारों तरफ क्या होते हैं, पोल्स के आसपास ये जो लाइंस है ये क्या होती है, क्राउडेड होती है। क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, ठीक है, जिसको लगा के हम काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एग्जाम में, राइट। अब देखो यहाँ पे इसको मैं हम ना फिर से एक बारी ये देखते हैं, इसका डायग्राम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का।
अब यहाँ पे आपको पोल्स के ऊपर, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल की साइड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, काफी भीड़ से दिखाई दे रही है ना लाइंस की, ठीक है, क्राउडेड है बहुत, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा जैसे ये फैलने लगती है तो यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा दूर दूर हो गई है लाइंस। अब जहां पे क्राउडेड लाइंस होती हैं, क्राउडेड लाइंस कहाँ पे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे क्राउडेड लाइंस है हमारी, ठीक है, वहां पे ज्यादा भीड़ है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। तो इसका मतलब जहां पे लाइंस क्राउडेड होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मैग्नेट की जब मैं प्रॉपर्टीज बता रही थी तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन करती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्राउडेड है। इसी वजह से क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। क्लियर हुई इतनी बात? आगे देखेंगे, देखो अब जैसे जैसे वो दूर जाएंगी, ठीक है, पोल से, तो थोड़ा सा सेपरेशन हो जाता है, सेपरेट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, थोड़ा सा वीक है इन कंपैरिजन टू पोल्स। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, देखो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है ये भी, और इसको तो हम अप्लाई करने ही वाले हैं, राइट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। देखो फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इफ दे डू दैट वुड मीन दैट देयर आर टू डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब ये चीज क्लियर नहीं हुई हमें, तो अभी समझेंगे। देखो मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लेते हैं हमने लेट कर लिया कि इस किसी केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, राइट। अब ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना, ये जो हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये वाला, यहाँ से जब मैं इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस साइड पे आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जब मैं इस वाली लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, दूसरी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब एक ही पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो कैसे हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर भी हम स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये चीज तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा बिहेव करने वाला है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि बार मैग्नेट के केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं। अब अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक वायर है वो भी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है तो उस केस में भी हमें देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। उसी चीज को इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। देखो, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट flows through a metallic conductor, a magnetic field is produced around it। ये चीज तो हमें पहले ही पता है, क्लियर है, राइट। देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इस चीज को ध्यान रखना, हम कौन से कंडक्टर की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर की। अब वो जो कंडक्टर है हम उसको लूप की फॉर्म में भी ले सकते हैं या कोई और किसी और शेप का भी ले सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे इसमें हमने क्या लिया है, स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, ठीक है, बिल्कुल सीधी एक वायर हमने यहाँ पे ली है। अब वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बार मैग्नेट में अभी हमने पैटर्न देखा उसका, राइट। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे पैटर्न में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पैटर्न में होती है। क्लियर हुआ? अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू हमको ये चीज समझनी है। हमने क्या किया, ये हमारा बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमें पता है करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड दिस इज कन्वेंशनल करंट, राइट। यहाँ से हमारा करंट आया, ठीक है, ये करंट आया, इसके अंदर इसने करंट के अंदर, ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से लेके एंड यहाँ तक, इसको हम ए बी का नाम दे देते हैं, राइट। इस ए बी के अंदर क्या करेगा, पास करेगा करंट आई, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है, अब हमें पता है क्या बनने वाले हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बनने वाले हैं, ये चीज तो हमें समझ में आ गई, मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने वाले हैं। बट अब हमें ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है। बार मैग्नेट के अंदर क्या थी, नॉर्थ टू साउथ थी। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर मुझे पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो उसके लिए एक रूल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, उनकी डायरेक्शन क्या है। उसके लिए हमें यूज करना होगा हमारा राइट हैंड। राइट हैंड को देखिए, ये जो पेन है इसको मान लीजिए कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, जिसमें से जो करंट है वो अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से। ये जो कंडक्टर है ए बी, ये वही है, एंड जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर की साइड पे जा रहा है। अब इस कंडक्टर को जब मैं अपने राइट हैंड में लूंगी, राइट, अब ये जो मेरा थंब है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है करंट की डायरेक्शन, यानी कि करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मेरी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, फिंगर का जो कर्ल है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कर्ल हो रही है, देखो ऊपर के साइड पे करंट है, कर्ल ऐसे हो रही है, यानी कि जो डायरेक्शन होने वाली है वो ये वाली होने वाली है, राइट, ये डायरेक्शन होने वाली है हमारी। ठीक है, फिर से एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। देखो ऊपर की साइड पे है ना, करंट कहाँ पे, ऊपर की साइड पे जा रहा है, ऊपर की साइड पे जा रहा है तो फिंगर का कर्ल इस साइड पे है, देखिए इस साइड है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अगर मैं कहूं, अभी मैंने क्या कर दिया, करंट का ना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। मानो ये जो कंडक्टर है इसका जो डायरेक्शन है वो करंट डाउन साइड पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, थंब क्या बता रहा है हमें, करंट की डायरेक्शन, ये जा रहा है दूसरी डाउनवर्ड साइड पे। अब जब फिंगर कर्ल हो रही है तो ये अपोजिट साइड पे आएगा इसका, राइट। कैसे आएगा, अपोजिट साइड पे आने वाला है। मान लेते हैं इसको हमने टर्मिनल चेंज कर दिया है, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब जो करंट आने वाला है वो यहाँ से आएगा, करंट आया इसके अंदर, एंटर कर लिया, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, राइट। अब जो डायरेक्शन होने वाली है ना वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राइट हैंड थंब रूल लगा के हम स्ट्रेट वायर के अंदर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज को ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, कैपिटल बी से, प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो वो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। वायर से कितना करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, देखो सर्कुलर, ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट। इसको हम ए बी का नाम दे देते हैं, ये क्या है ए एंड ये क्या है बी। ए बी हमारा कंडक्टर है, राइट। करंट की डायरेक्शन क्या है, अपसाइड है। तो जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाने वाले हैं तो हमारा जो डायरेक्शन होने वाला है, फिंगर की जिस साइड पे कर्ल कर रही है वो डायरेक्शन क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने निकाल ली, राइट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने ज्यादा सर्कल बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये जो सर्कल है मैग्नेटिक फील्ड के, जितनी ज्यादा ये बड़ा होता जाएगा फील्ड, उतना ज्यादा अब कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो अट्रैक्शन फील करेगा वो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस एक्स पॉइंट पे ज्यादा फील करेगा, एंड ये जो वाई पॉइंट है यहाँ पे कम फील करेगा, यानी कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डिस्टेंस के क्या है, इसको हमने क्या बोल दिया, आर से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसको हम रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक लाइंस का, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
इतना क्लियर हुआ? दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहला है करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा है हमारा डिस्टेंस। क्लियर? ओके, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हमें देखना है राइट हैंड थंब रूल, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कई बार राइट हैंड थंब रूल की आपको डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये थोड़ी सी लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी। देखो, इट स्टेट्स दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड, इस चीज को ध्यान रखना, राइट हैंड की जगह पे लेफ्ट हैंड यूज मत कर लेना, ठीक है। इन सच अ वे दैट द स्ट्रेच्ड थंब, जो थंब है वो किसको पॉइंट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या बता रहा है हमें? करंट की डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि करंट कहाँ है? अप साइड है। अगर करंट अप साइड है तो कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही दो पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे कि जो थंब है वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, एंड जो फिंगर के कर्ल है वो हमें डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे है, अप साइड है, तो कर्ल कहाँ हो रहा है? इस साइड पे, इस साइड पे कर्ल हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? देखो, ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम अगर करंट डाउनवर्ड है, ओके, डाउन साइड पे है, तो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस साइड से होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि काफी बार पूछ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं है आपके। मेनली पार्ट आपका, मैक्सिमम पार्ट क्या है? थ्योरेटिकल है एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर देखा था, अब हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बता देते हो, तो इंपॉर्टेंट है, क्या करें, इसकी आगे एप्लीकेशन आएगी, सोलेनॉइड पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर काम आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट अ गिवन पॉइंट, उसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें देखनी है। यहाँ पे भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाने वाले हैं। देखो, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, बैटरी का, यहाँ पे कनेक्ट करके नहीं दिखाया गया है, बट ये यहाँ पे दिस इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे एक बैटरी है और करंट का फ्लो हो रहा है, एंड यहाँ पे हमने करंट को ऊपर की साइड पे भेजा। जैसे ही इस लूप के अंदर, इसको 3D में इमेजिन करना, ठीक है, जैसे ही इस लूप के अंदर मैंने इस वाले टर्मिनल पे, क्योंकि करंट क्या है? अप साइड है, अप साइड है तो फिंगर का जब हम कर्ल करेंगे, ठीक है, तो वो इस साइड पे होगा। इस साइड पे कर्ल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ये वाली हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। देखिए क्या है? ये है। इसको हम क्या बोलेंगे? देखो कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये देखिए, ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस केस में अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है? करंट यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से हमने करंट आई पास किया, इसमें से पास हुआ आई, ठीक है, यहाँ पे आ गया आई करंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया आई, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली साइड पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है करंट की डायरेक्शन। ये क्या है? क्या बता रहा है हमें? करंट की डायरेक्शन बता रहा है। एंड अगर डाउनवर्ड है तो फिंगर जहाँ पे कर्ल कर रही है, इस साइड पे कर्ल कर रही है ना, तो ये क्या है हमारा? किसकी डायरेक्शन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो डायरेक्शन है ये कैसी है? क्लॉकवाइज है ना, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लियर हुआ? यानी कि जब हम सर्कुलर लूप के अंदर यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा देंगे, एंड जब इसके आसपास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के आसपास जब हम क्या डाल देंगे? आयरन फिलिंग डाल देंगे, तो आयरन फिलिंग्स फिर से यहाँ पे कैसे खुद को अरेंज करने वाली है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाली है, एंड डायरेक्शन निकालना हमने सीख लिया है थ्रू राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमको देखना है, देखो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है सर्कुलर लूप के अंदर, किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सर्कुलर लूप सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा इन केस ऑफ सर्कुलर लूप। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। किसी भी लूप के अंदर, यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल लूप लिया है, ठीक है, अगर मैं इसके लूप बढ़ाती जाऊँ, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स जब इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है, तब वो किसके तब उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन केस ऑफ सर्कुलर लूप वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर, ठीक है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल एन से भी कर सकते हो और स्मॉल एन से भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जितने ज्यादा टर्न्स,
जितने ज़्यादा टर्न्स होने वाले हैं उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, देखो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पहला पॉइंट देखिए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अभी तो हमने देखा कि सर्कुलर लूप के केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, पहली बात तो वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मैं करंट इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है, करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दूंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने ही वाला है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। दूसरा पॉइंट क्या देखा था हमने, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूंगी सर्कुलर लूप के अंदर, तब भी क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला है, इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग। इसको हम लास्ट जो हमने अभी वो देखा, रिलेशन देखा, उसके थ्रू हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये किसका एप्लीकेशन पार्ट है, सर्कुलर लूप का ही एप्लीकेशन पार्ट है। तो सबसे पहले ना सोलेनॉइड के केस में ना काफी बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही देखेंगे। देखो, अ सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये जो डायग्राम है ये है सोलेनॉइड का। क्या करते हैं हम, एक सॉफ्ट कॉपर की कोर लेते हैं, सॉरी सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है। अब इस सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ मैं क्या कर दूंगी, कॉपर की वायर्स को क्या कर दूंगी, रैप कर दूंगी, ठीक है, कॉपर वायर्स को क्या करने वाली हूँ मैं यहाँ पे, रैप, इस तरीके से इसके चारों तरफ मैंने इसको 3D में इमेजिन करना, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, चारों तरफ कॉपर वायर लपेट दी है, रैप कर दी है। अब इसके साथ में क्या कनेक्ट करने वाली हूँ, बैटरी को कनेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। अब ये जो पीस है ना, ये जो बना है, ठीक है, आयरन कोर के ऊपर कॉपर की वायर को रैप करने के बाद ये जो चीज बनी है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। एंड सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, ये चीज हमको ध्यान रखनी है, क्लियर। देखो, These turns are wrapped closely in the form of cylinder, ठीक है। अब ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बार मैग्नेट के केस में देखा था, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं एंड साउथ की साइड पे जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की साइड पे जाती हैं। सेम इस साइड भी होगा, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। एंड यही देखो, यही पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कहाँ पे बन रहा है, सोलेनॉइड के केस में भी बन रहा है, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही है, जहाँ से निकल रही है वो क्या कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करने वाला है। एंड जहाँ पे आके वो एंड हो रही है, जो कि एंड नहीं होती है, बहुत टेक्निकली अगर बात की जाए, वो अंदर की साइड पे चली जाती है, तो दिस इज साउथ। तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये हो गया हमारा सोलेनॉइड, ठीक है। अब हमें कैसे पता कि ये वाली जो साइड है ये कैसे बिहेव कर रही है, हमारी नॉर्थ की तरह बिहेव कर रही है, एंड ये जो साइड है ये साउथ की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। देखो, एक डायग्राम समझेंगे, ठीक है। डायग्राम है सर्कुलर लूप का। मान लेते हैं ये हमारा ऐसा सर्कुलर लूप ना आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी बनाया हुआ है। ये जो है ये दिस इज करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड पे जा रहा है। करंट अगर ऊपर की साइड पे जा रहा है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो कैसे जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो, इसको 3D में समझने की कोशिश करना थोड़ा, ठीक है, कुछ इस तरीके की डायरेक्शन होने वाली है, ठीक है, इस तरीके की होगी। यानी कि अब ये जो लूप के अंदर जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड। कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनसाइड। एंड जब बाहर निकलेंगी, यहां से बाहर निकलेंगी, तो लूप के बाहर की साइड पे डायरेक्शन क्या होने वाली है, क्या होने वाली है, आउटसाइड, ठीक है, आउटवर्ड बोल सकते हैं इसको, आउटवर्ड डायरेक्शन। एंड दिस इज इनवर्ड और इनसाइड डायरेक्शन है, अंदर की साइड पे जा रही है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब दूसरा लूप लेते हैं। देखो, लूप तो सेम ही है, बस हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं करंट की। यहाँ पे जो करंट था वो ऊपर की साइड पे जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे करंट मान लेते हैं, हमारा करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड पे जा रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ पे इस केस में जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर की साइड पे जा रही है। यानी कि लूप के बाहर क्या होने वाला है, लूप के बाहर क्या होने वाला है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। एंड जब
एंड जब ये क्या करेंगी, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होने वाली है, आउटवर्ड होने वाली है, ठीक है, आउटवर्ड होने वाली है। तो दिखेगी कैसे, ये देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये सर्कल है, ठीक है, कैसे होने वाली है, देखो इस तरीके से होने वाली है, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ से क्या जा रही है, अंदर की साइड पे जा रही है। इतनी चीज क्लियर हुई। जब डायरेक्शन अपोजिट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो कुछ इस तरीके का हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एंड जब करंट की डायरेक्शन अपसाइड है, ठीक है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है वो कहाँ होने वाली है, हमारी लूप के बाहर आउटवर्ड, एंड लूप के अंदर क्या होगी, इनसाइड होगी, अंदर की साइड पे होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, अंदर की साइड पे जा रही है, ठीक है, सारी लाइंस कहाँ जा रही हैं, अंदर की साइड पे जा रही हैं इस केस में, अगर हम इसको इमेजिन करते हैं तो। एंड इस केस में जो हमारा वो आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, सारी की सारी कहाँ आ रही है, बाहर की साइड पे निकल रही हैं, बाहर की साइड पे निकल रही हैं। अगर हम बार मैग्नेट को देखते हैं, अगर हम किसको देखें, बार मैग्नेट को, ये नॉर्थ है एंड ये हमारा क्या है, साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, क्लियर। अब यहाँ से देखो, नॉर्थ पोल से निकल रही है ना, नॉर्थ पोल से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड साउथ पोल के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, अंदर जा रही है साउथ पोल के, एंड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है तो कौन सा पोल है हमारा, नॉर्थ पोल है, ठीक है, एनालॉजी है यहाँ पे, ठीक है। जब बाहर निकल रही है तो कैसा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो जब यहाँ पे बाहर निकल रही है तो ये जो डायरेक्शन है ये कैसे बिहेव करेगी, एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करने वाली है, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो लूप है ये किसकी तरह एक्ट करने वाला है, साउथ पोल की तरह एक्ट करने वाला है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा, किसकी तरह एक्ट करेगा, साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, क्लियर हुआ। अब देखिए, इस लूप को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो करंट का डायरेक्शन वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस वाले लूप के अंदर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कैसा बिहेव कर रहा है ये वाला लूप, एज अ नॉर्थ पोल, राइट, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे इस केस के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा तो कैसा है हमारा, कौन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, साउथ पोल, साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम इसको एनालॉजी से ये बता सकते हैं, देखो जिस केस में जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की साइड पे आ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, वहां पे क्या होने वाला है हमारा, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। एंड जहां पे अंदर जा रही होंगी वो हमारा क्या होगा, साउथ पोल होने वाला है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे ना हम इस चीज को भी इमेजिन देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से करंट आया, इसके अंदर गया, यहाँ पे आया करंट, ठीक है, इस साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, इस लूप की, सिर्फ एक सिंगल लूप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको यहाँ से देख रही हूँ ना, इस साइड से, इसको 3D में इमेजिन करके देखेंगे हम, अगर मैं इसको इस साइड पे इमेजिन कर रही हूँ, इस साइड से, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। एंड जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है करंट का तो ये जो पोल है ये किसकी तरह एक्ट करता है, साउथ पोल की तरह। और सेम इस डायरेक्शन में जब मैं करंट का डायरेक्शन देखूंगी, इस साइड आके जब करंट को देखूंगी मैं, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है तो किसकी तरह एक्ट करता है, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ओके, फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब देखो मैंने सारी चीजें तो आपको पहले ही बता दी हैं, इस सोलेनोइड के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट्स, बट एक बार थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, ठीक है। द फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड आर सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जैसा ही होता है, अभी हमने वही चीजें समझी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, दिस मीन्स दैट द करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स एज इफ इट हैज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यानी कि एक तो सोलेनोइड का क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल होने वाला है, और दूसरा पोल किसकी तरह एक्ट करेगा, साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल जैसा बार मैग्नेट के केस में हमने देखा था। नेक्स्ट देखो, द फील्ड लाइन
इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल सेम जैसे बार मैग्नेट के केस में क्या था, अंदर के साइड पे बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, thus the strength of magnetic field is same uniform all point inside the solenoid। अब जहाँ पे लाइंस क्राउडेड होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे जिस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल चले जा रही हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। यानी कि सोलिनॉइड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखना है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब अगर सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, जो हमने लूप के केस में पढ़ा था वही है। अब जो हमने सिंगल लूप लिया था उसके अंदर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, सोलिनॉइड में किया क्या है, हमने नंबर ऑफ लूप से तो इंक्रीज कर दिए ना, नंबर ऑफ लूप इंक्रीज कर दिए तो ये क्या बन गया, हमारा सोलिनॉइड बन गया है। ठीक है, तो सेम उन्हीं तरीकों से हम यहाँ पे सोलिनॉइड के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला क्या है, देखो बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यूजिंग द सॉफ्ट आयरन रोड एज कोर। जब हम कोर चूज कर रहे हैं इन केस ऑफ सोलिनॉइड, तो अगर हम वहाँ पे क्या लेंगे, आयरन, सॉफ्ट आयरन लेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं और लोअर स्टैंडर्ड्स में ना आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये एप्लीकेशन है किसकी, सोलिनॉइड की एप्लीकेशन है। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called the electromagnet। यानी कि अगर मैं आयरन को सोलिनॉइड के अंदर रख दूं, यानी कि अगर मैं आयरन के ऊपर क्या कर दूं, जो हमारी कॉपर वायर है यानी कि सोलिनॉइड उसका अगर मैं बना दूं, तो उसके कोर के अंदर जो आयरन है ना, वो किसकी तरह एक्ट करने वाली है, मैग्नेट की तरह एक्ट करने वाली है। बट वो जो मैग्नेट है वो टेम्परेरी मैग्नेट होगी, जब तक हम करंट पास करेंगे तब तक वो एज अ मैग्नेट काम करने वाली है। जैसे ही हमने करंट के फ्लो को स्टॉप किया, वैसे ही उसका मैग्नेटिक नेचर भी खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक वो मैग्नेटिक है जब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करंट इज फ्लोइंग। जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक उसका मैग्नेटिक नेचर रहने वाला है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। टर्म से ही समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिज्म कब तक, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक हमने करंट उसके अंदर से पास किया है। राइट, ओके। नेक्स्ट हमको देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या फिर कई बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस केस में आपसे पूछा जा सकता है। देखो कहाँ यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स जो बनती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज करते हैं, टेलीफोन्स के अंदर, लाउड स्पीकर्स के अंदर यूज करते हैं। क्लियर, तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के। एंड ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को दिखाया गया। देखो आयरन कोर के ऊपर क्या कर दिया हमने, लूप को क्या कर दिया, रैप कर दिया। एंड यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये हमें यूज आने वाला है मोटर के अंदर। हमें इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर की वर्किंग पढ़नी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो वाला टॉपिक। तो उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को समझना पड़ेगा। देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या ऑब्जर्व किया गया, देखो देखते हैं। When the current carrying conductor is placed in magnetic field, it experiences force। इसी लाइन ने पूरे ऑब्जर्वेशन को सम अप कर दिया है हमारे लिए। देखो क्या होता है, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो जो वायर है, वो जो कंडक्टर है, वो क्या फील करती है, फोर्स को फील करती है। देखो एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। मान लेते हैं मेरे पास ये एक शू हॉर्स मैग्नेट है।
ये शू हॉर्स मैग्नेट का नॉर्थ पोल है एंड ये क्या है, साउथ पोल है। अब इस मैग्नेट के बीचों बीच मैंने क्या डाल दिया है, इसको इस तरीके से इमेजिन करना, ये हमारा क्या है, मैग्नेट है शू हॉर्स, एंड इसके बीचों बीच क्या है, हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे इस वायर के अंदर से क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, यानी कि अब इसको इमेजिन करना, इसको समझना, जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें से क्या है, करंट पास हो रहा है, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। अगर ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसको हमने कहाँ रखा है, देखो, इसको हमने रखा है एक मैग्नेट के बीचों बीच। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसका भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करता है तब उस केस में ये जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या फील करता है, फोर्स फील करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे अप्लाई करने वाले हैं। देखो थ्योरी भी पढ़ लेते हैं एक बारी। द फोर्स एक्टिंग इज ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जब उसकी इंटरैक्शन होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब क्या होता है, फोर्स फील होता है, किसको, कंडक्टर को, वायर को। क्लियर है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, देखो, ठीक है। अब फोर्स तो लगता है, ये तो हमें समझ में आ गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाएंगे तो वो फोर्स फील करेगा। अब वो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये चीज सीखने के लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक एक रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, देखो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। पहला है डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूंगी तब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज की, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैंने चेंज कर दिया, अगर मैंने पोल्स चेंज कर दिए, यहाँ पे जो मैंने ये मैग्नेट लिया था, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर मैं दूसरे टाइम पे केस नंबर 2 के अंदर इसको साउथ, इसको नॉर्थ ले लूँ, यानी कि मैंने अब पोल्स को चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। अब हम कह सकते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा है हमारा किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि अगर हम मैग्नेट के पोल्स को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसको पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट है एंड इसी को ही अप्लाई करके हम देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ठीक है। और इसी रूल को अप्लाई करके हम मोटर की वर्किंग भी समझने वाले हैं। देखो क्या होता है इसके अंदर, डेफिनेशन पढ़ने से पहले, ठीक है, डेफिनेशन इस वाले रूल की पूछी जाती है काफ़ी बार, ठीक है, बट डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने दो मैग्नेट्स लिए हैं, 2 बार मैग्नेट लिए हैं। ये जो मैग्नेट है ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये इस बार मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल है। ये दूसरी बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का ये क्या है, साउथ पोल है, राइट। क्लियर। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो लिया है दिस ए बी इज करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा। अब जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, इसको 3D में इमेजिन करना। जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या है, बाहर की साइड पे, स्क्रीन के बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, करंट की डायरेक्शन बाहर की साइड पे आ रहा है। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटसाइड द स्क्रीन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हमें 2 चीज़ें दे दी गई हैं इस केस में, हमें करंट की डायरेक्शन बता दी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से पता होती है, क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। अब हमको फाइंड आउट करना है किसकी डायरेक्शन, हमें निकालनी है फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसके लिए हमें यूज करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट हैंड
उठाइए, ठीक है, फिंगर्स को स्ट्रेच करना है आपको, अपने थंब को स्ट्रेच करना है, ठीक है, अपने मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करना है एंड 4 फिंगर को स्ट्रेच करना है। अब ये जो तीनों फिंगर्स है ना, ये तीनों फिंगर्स को आपको स्ट्रेच करना है एंड इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको स्ट्रेच करना है फिंगर्स को। क्लियर हुआ? इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, इसका इसका और इसका भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, किस डायरेक्शन में मर्जी देख लो, ये तीनों जो फिंगर्स है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने स्ट्रेच कर लिया। अब यहाँ पे इस रूल में हमने क्या समझना है, जो हमारा थंब है, थंब हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमारा 4 फिंगर है वो हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जो मिडल फिंगर है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, देखो, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसको हम बोलते हैं फादर मदर चाइल्ड। फादर यहीं पे लिखते हैं, देखो थंब क्या बता रहा है, थंब बताता है, थंब को हम बोलते हैं फादर, ठीक है, फादर, ठीक है, एंड जो 4 फिंगर है वो क्या है, मदर, एंड जो मिडल फिंगर है वो क्या है, चाइल्ड, राइट। ओके, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से, चाइल्ड से, ठीक है। ओके, अब एफ क्या है, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड सी क्या है, करंट की डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से है, देखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ पे रखा हमने, नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो करंट है वो कहाँ है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है ना, देखो ये जो करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, आउटसाइड द स्क्रीन। तो ये जो फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर, ये क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ऐसा जब हम रखेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ना वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इस केस में इस ए बी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अप साइड लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, ऊपर की साइड पे लगेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, अब हम इसी चीज को समझने के लिए क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन को चेंज करने वाले। यहाँ पे इस केस में हम करंट की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द स्क्रीन ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ लिया हमने, स्क्रीन के अंदर की साइड पे जा रहा है हमारा करंट, ठीक है, आई की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द स्क्रीन, अंदर की साइड पे जा रहा है, ठीक है। फिर से हम हमारे लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। अब ये जो तीनों फिंगर्स है ना, इनको ऐसे ऐसे करके बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लगाते टाइम रूल ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, नहीं, आपको हमेशा इसको ऐसे ही स्ट्रेच करना है। देख लीजिए, ऐसे स्ट्रेच करना है। अब ये जो फिंगर्स है ना, ये या तो ऐसे रहेंगी या फिर आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो, या फिर ऐसे या ऐसे, इसके 2 ही डायरेक्शंस हो सकते हैं। इसको आप और कुछ ऐसे मत करना, ठीक है, या ऐसे रहेगा या ऐसे। क्लियर? देखो एक बार फिर यहां से भी देख लो, कुछ इस तरीके से, राइट, समझ में आया? देखिए अब हम इस केस के अंदर लगाने वाले हैं हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, देखो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस केस में वही फिर से क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम फादर मदर चाइल्ड। जो हमारी 4 फिंगर है वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, ठीक है। करंट इस केस में क्या है, इस बार करंट क्या है, अंदर की साइड पे, स्क्रीन के अंदर, तो इसको ऐसे कर दो, स्क्रीन के अंदर है ना, देखो हाथ को जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड को उल्टा किया तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अब देखो यहां से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की साइड पे जा रहा है। तो फोर्स, ये जो थंब है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, इस बार फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। यानी कि जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो वैसे ही क्या चेंज हो गया है, फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो गई है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, देख लेते हैं। देखो एक बार, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे, देखो इट स्टेट्स दैट इफ द 4 फिंगर थंब एंड द मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड, लेफ्ट हैंड के जब हम 4 फिंगर थंब एंड मिडल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने के बाद, ठीक है, तब क्या होता है, जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लिया उस केस में वो उसकी डायरेक्शन बताता है। मिडल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर हमें करंट की डायरेक्शन बताता है। देन द थंब, अगर कुछ ऐसा है तब हमें थंब जो है किसकी डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्लियर?
अब इसी चीज को यहाँ पे सम अप किया हुआ है। फोर फिंगर क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडल फिंगर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। थंब क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। इसी चीज को हमने किस तरीके से ट्रिक से लर्न किया था? फादर, मदर एंड चाइल्ड। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो ताकि मिस्टेक नहीं हो। क्लियर हुआ ये रूल? ओके, नेक्स्ट हमें सीखनी है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसकी वर्किंग पूछी जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। क्या होता है देखो, इट इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है। ठीक है, यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या करती है इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? घर में मोटर यूज करते हैं ना, पानी चढ़ता है ऊपर, ठीक है, ऊपर जो टैंक रखा है आपके घर के ऊपर, उसके ऊपर पानी चढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रिक मोटर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उससे मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के खिलाफ जो पानी है वो ऊपर चढ़ रहा है, राइट? ठीक है, तो इसी चीज में हेल्प करती है। देखो क्या करती है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसका प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। देखो क्या होता है प्रिंसिपल? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, two ends equal and opposite forces act on the coil which rotate it continuously। अब आप कहोगे समझ नहीं आया। ठीक है, तो समझा तो देंगे, जब वर्किंग समझेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम लेंगे, हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखेंगे, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जैसे ही हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग लूप है, वो उसके ऊपर क्या फील होने वाला है? फोर्स अप्लाई होने वाला है। और उस फोर्स की वजह से क्या होगा? वो जो लूप है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अगर वो रोटेट कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। क्लियर हुआ? अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। देखो एक बारी, ओके, वर्किंग से पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर हम कौन कौन सा एपरेटस यूज करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर का। ये क्या है? देखो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसी मैग्नेट का हमारे पास साउथ पोल भी है, बट यहाँ पे आपको दिखाया नहीं गया है। ठीक है, ये इसका साउथ पोल भी इसी साइड पे, ये बार मैग्नेट हमने लिया है। ये इसका इस साइड पे हमने मैग्नेट का, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लिया है, तो ये इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल भी होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ा ले लिया हमने। ठीक है, ओके ओके। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दिया है। कौन सा है रेक्टेंगुलर कॉइल? ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। एंड मैंने यहाँ पे क्या लिया? देखो इसके अंदर से, इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप के अंदर से मैंने क्या पास किया है? करंट पास किया है। बट यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, एंड इस स्प्लिट रिंग से जो चीज कनेक्टेड है ना, ठीक है, स्प्लिट रिंग से ये जो चीज कनेक्टेड है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं। किस चीज के बने होते हैं ये? कार्बन के बने होते हैं। तो ये क्या है? कार्बन ब्रशेस हैं हमारे। एक्स और वाई से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो एक्स से क्या रिप्रेजेंट करा हुआ है? ये वाला ब्रश, एंड ये जो ब्रश है इसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? जो स्प्लिट रिंग है हमारी वो किससे रिप्रेजेंटेड है? दिस इज पी, ये वाली स्प्लिट रिंग पी है, एंड जो ये वाली स्प्लिट रिंग है ये है क्यू। अब ये जो रिंग लगी हुई है ना, स्प्लिट रिंग्स, इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक मोटर के केस में। ये दोनों रिंग्स कंप्लीट नहीं है, ब्रोकन है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब इस मान लेते हैं ये पी रिंग है, पी स्प्लिट रिंग, एंड दिस इज क्यू। पी वाली स्प्लिट रिंग से जो ब्रश कनेक्टेड है, कार्बन का ब्रश कनेक्टेड है, वो क्या है? एक्स है। एंड जो क्यू है, क्यू स्प्लिट रिंग, उससे जो ब्रश कनेक्टेड है उसको हमने नाम दे दिया है वाई। अब ये जो कनेक्शन हो रखा है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वो जो वायर है ना जो आ रही है वो ब्रश से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वायर है ये इस ब्रश वाई से कनेक्टेड है। अब इस केस में हमने कार्बन के ब्रशेस ही क्यों लिए? क्योंकि कार्बन के ब्रशेस लेने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन प्रॉपरली हो पा रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला? कार्बन ब्रशेस। अब ये जो ब्रशेस है ना ये बिल्कुल उसके साथ चिपके हुए नहीं होते, कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, स्प्लिट बहुत स्मूथली उसके चारों तरफ मूव कर सकती है, ब्रश के साथ टच में रहता है बस। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई।
ठीक है, ये सारा हमारा था पार्ट्स किसके, इलेक्ट्रिक मोटर के। अब हमें इसकी सीखनी है वर्किंग, राइट। ओके, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या है कंस्ट्रक्शन में, क्या देखेंगे, मैग्नेट लिया एक तो सबसे पहले हमने, ठीक है, मैग्नेट लिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस हुआ। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है, ये जो रेक्टेंगुलर लूप आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। An electric motor has a coil of insulated copper or aluminium wire wound on the soft iron core called armature. So क्या बोलेंगे, armature, that is ABCD, ठीक है, ABCD armature, ये rectangular वाला। ओके, नेक्स्ट है स्प्लिट रिंग्स। कॉपर की रिंग्स होती है स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, आर माउंटेड ऑन द एक्सेल ऑफ द मोटर एंड रोटेट विद इट। जैसे जैसे मोटर रोटेट करेगी तो स्प्लिट रिंग भी रोटेट करती है। इसका फंक्शन थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। देखो, फिर है ब्रशेस, टू कार्बन ब्रशेस प्रेसेस अपॉन द टू स्प्लिटरिंग, टू स्प्लिटरिंग के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, एंड ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं किससे, वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है बैटरी, बैटरी तो हमें चाहिए सोर्स ऑफ, ठीक है, वोल्टेज के लिए बैटरी तो हमें चाहिए ही ना, ठीक है। ओके, वर्किंग हम देखने वाले हैं। अभी देखो इस डायग्राम के अंदर वर्किंग को देखेंगे, होता क्या है यहाँ पे इस केस में, क्या होने वाला है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब यहाँ से ये जो हमारा टर्मिनल है बैटरी का, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से करंट जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो लूप है यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा करंट जा रहा है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये है हमारा करंट का डायरेक्शन आई। ए बी जो हमारा पार्ट है लूप का, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप का, उसका जो करंट जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, इनसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, राइट। एंड ये करंट यहाँ से आया बीसी में, एंड जो CD है हमारा, वहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, आउटसाइड द स्क्रीन है। ये चीज़ क्लियर हुई। फिर से ये करंट यहाँ पे आया एंड इसके साथ वाई ब्रश के साथ इसकी वायर जो है वो कनेक्टेड है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने वाले। अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए, देखिए स्ट्रेच कर लिया हमने यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। तो जो हमारी 4 फिंगर है वो क्या बता रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन बता रही है। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे रख लेंगे। करंट कहाँ लग रहा है, अंदर की साइड पे लग रहा है। करंट कहाँ है, इनसाइड, तो इसको अंदर की साइड पे कर लेंगे। करंट क्या है, इनसाइड द बोर्ड ना, तो बोर्ड के अंदर हमने करंट की डायरेक्शन कर दी। अब जो थंब है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि AB के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो कहाँ लगने वाला है, डाउनवर्ड, नीचे की साइड पे। यानी कि ये जो AB है, ये जो लूप का AB पार्ट है, ये नीचे की साइड पे क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, ये डाउन साइड पे जाएगा। ओके, अब यहाँ पे CD को देखते हैं। देखो CD के केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द बोर्ड है, बोर्ड से क्या आ रही है, बाहर आ रही है। यहाँ पे फिर से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने वाले हैं। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, बाहर की साइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर, ठीक है, यानी कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड पे मूव करने वाले है CD, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। ये जो है AB, ये नीचे की साइड पे जाएगा, ठीक है। इसको देखिए इस तरीके से, देखिए ये नीचे की साइड पे जाएगा। ये लूप है ABCD, राइट, ये नीचे की साइड पे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारा इस साइड वाला पार्ट है CD, ये ऊपर ही जाना चाहिए। बट हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के क्या निकाल लिया है, डायरेक्शन भी निकाल लिए। कुछ इस तरीके से हमारा लूप मूव करेगा, इस तरीके से लूप मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मूवमेंट, मैकेनिकल एनर्जी बन रही है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से मूव करेगी, ये यहाँ पे जिस तरीके से मूव कर रही है, तो काफ़ी बार ऐसा लगता है कि ये वायर्स जो है वो उलझ जानी चाहिए आपस में, ठीक है, जैसे ये मूव करेगी तो। बट यहाँ पे जो वायर्स हैं वो एक दूसरे में उलझती नहीं है, उसका रीज़न है स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये वाला जो लूप है, ठीक है, ये जो CD है इस तरीके से मूव करना स्टार्ट किया, CD कहाँ आया, ऊपर आया, ठीक है, इस तरीके से ऊपर आना शुरू हुआ, ठीक है। एंड ये क्या करना शुरू हुआ, नीचे की साइड पे मूव करना शुरू हुआ। जब ये इधर आ जाएगा ना, अब मान लेते हैं ये क्या है, हमारा CD है, ये CD है, और यहाँ पे क्या आ गया है, AB आ गया है हमारा,
ठीक है, जब ऐसा केस होगा तो स्प्लिट रिंग भी, क्योंकि हमारी साथ साथ मूव कर रही हैं, साथ साथ मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे ये जो Q वाली स्प्लिट रिंग है ना, वो किसकी साइड पे आ जाएगी, यहाँ पे ये Q वाली स्प्लिट रिंग आ जाएगी, एंड यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग होगी वो क्या होगी, P होगी, क्योंकि ये साथ साथ मूव कर रही है। बट जो ब्रशेज हैं वो हमेशा यहाँ पे X और यहाँ पे Y ही रहेगा, ब्रश चेंज नहीं हो रहे हैं, ब्रश साथ साथ रोटेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्प्लिट रिंग रोटेट कर रही हैं। जैसे ही वायर चेंज होगी, वायर रोटेट करेगी, तो स्प्लिट रिंग भी रोटेट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे Q आ गया एंड यहाँ पे क्या आ गया, P आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे ही रोटेट किया तो करंट की डायरेक्शन फिर से यहाँ पे क्या है, इनसाइड, इनसाइड है ना। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, नॉर्थ टू साउथ है, तो फिर से ये जो लूप है, ये जो CD पार्ट है वायर का, ये फिर से डाउन साइड एंड ये अप साइड मूव करेगा। तो इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअसली हमारी मोटर क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, एंड इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर हमें स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज करना है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करके हम स्पीड ऑफ मोटर को चेंज कर सकते हैं। तो पहला देखो, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कोइल। अगर हम कोइल के अंदर करंट को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारा रोटेशन है उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सकता है। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल। कोइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो स्पीड ऑफ करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कोइल। एरिया ऑफ कोइल को इंक्रीज कर देंगे तब भी स्पीड ऑफ कोइल को हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते ही हमारा जो स्पीड है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। स्पीड ऑफ किसका स्पीड, रोटेशन का स्पीड इन इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर हुआ इतनी चीज। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या है इस ये जो वर्ड है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस टर्म को ही हमें समझना है। ठीक है, द फिनोमेना इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम क्या कर रहे थे, देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब इस केस में हमने क्या पढ़ना है, देखो अभी हम यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जब हम चेंज करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर, देखो फिर से डेफिनेशन देखेंगे एक बार, द फिनोमेनन इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, यानी कि करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग और बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ। एंड इस प्रोसेस के अंदर, इस फिनोमेनन के अंदर जो करंट जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्लियर हुआ, क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, सोलेनोइड हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने लगा दिया है एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें क्या बताता है, करंट वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि करंट को मेजर करने के काम आता है हमारा एमीटर। राइट, यहाँ पे हमने ले ली है हमारी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, पहले एक बार उसके सोलेनोइड के पास लेके जाएंगे और एक बार उसको दूर लेके जाएंगे। बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। जैसे ही हम बार मैग्नेट को एक बार आगे लेके जाएंगे, एक बार पीछे, यानी कि हम क्या चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ को चेंज करने की वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, करंट देखने को मिलता है। एमीटर हमें रीडिंग देता है, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसी प्रोड्यूस्ड करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट, एंड इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से ना। अब यहाँ पे इस केस में करंट को हम इंड्यूस कर रहे हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं, हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखने वाले। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। अभी हमको पढ़ना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अंदर भी वही वाली ट्रिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्या, फादर मदर चाइल्ड वाली। पहले इसकी, इस केस में ना यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। देखो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या बताता है ये, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है। जबकि जब हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था तो उसमें
जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हमें क्या बता रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा था जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, राइट। अब यहाँ पे राइट हैंड रूल किसको बताएगा, राइट हैंड रूल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को, गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इट स्टेट्स दैट इफ द forefinger, middle finger and thumb of right hand are stretched at right angle or perpendicular to each other, ठीक है। जब हम, जैसे हमने लेफ्ट हैंड के केस में तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली स्ट्रेच किया था, तो उसी तरीके से राइट हैंड रूल के केस में भी हम तीनों फिंगर को, थंब को, हमारी फोर फिंगर को एंड मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करने वाले हैं, राइट। हमने इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर इनको क्या कर लिया है, स्ट्रेच कर लिया है। अब जब हम इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फोर फिंगर है वो हमें क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। यानी कि ये जो फिंगर है क्या है, मदर, राइट। जैसे लेफ्ट हैंड के केस में हमने किया था, थंब हमारा क्या था, फादर, ठीक है, फोर फिंगर क्या है, मदर, एंड जो मिडल फिंगर है वो क्या है, चाइल्ड, राइट। जो मिडल फिंगर है वो क्या है, करंट, सी, चाइल्ड, एंड जो थंब है वो क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर, यानी कि क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। जहां पे वायर का डायरेक्शन का मोशन होगा वो क्या है, फोर्स की वजह से ही तो है। तो इसको इस तरीके से हम स्ट्रिक से याद कर सकते हैं, फादर, मदर एंड चाइल्ड, सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको राइट हैंड रूल को हम इस केस में अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे एक बार मेंशन कर देते हैं, देखो ये क्या है, फादर, ठीक है, फादर क्या बता रहा है, एफ क्या बता रहा है, फोर्स, ठीक है, ओके। एंड ये क्या है हमारी फोर फिंगर, ये क्या है, मदर, एंड ये क्या है, चाइल्ड, क्लियर। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या शो कर रहा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको विजिबल नहीं होगा ये, ठीक है। ये जो हमारी बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का हमारा साउथ पोल है एंड दिस इज नॉर्थ पोल, एंड वी नो दैट कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आने वाली है, ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनसाइड द स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की साइड पे, क्लियर है, ओके। करंट जो है, ये जो हमारा, इसको मान लेते हैं ये हमारा ए बी कंडक्टर है और करंट की डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे जा रही है, दिस इज करंट की डायरेक्शन, करंट इस साइड पे जा रहा है। अब हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तीनों फिंगर को स्ट्रेच कर लो, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेंगे हम, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ये जो हमारा मदर है, मदर क्या है, फोर फिंगर, वो क्या बता रही है हमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द स्क्रीन, ठीक है। कहाँ है, स्क्रीन के अंदर, यहाँ रखा। करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन तो इस साइड पे है, यहाँ है ना, करंट की डायरेक्शन यहाँ है, बी से ए की साइड पे आ रहा है, ठीक है। करंट कहाँ जा रहा है, करंट आ रहा है बी से ए की साइड पे, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तब जो थंब की डायरेक्शन है वो हमें क्या बताएगी, फोर्स बताएगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रही है, क्लियर हुआ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपसाइड डायरेक्शन में लगने वाला है, क्लियर है। अब हमें थोड़ा सा और डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में देखना है। अब जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पार्ट ही हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वी कैन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट को इंड्यूस कर सकते हैं बाय मूविंग मैग्नेट इन द कोयल। कोयल के अंदर मैग्नेट को मूव करके हम क्या इंड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं। करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल आइदर बाय मूविंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या कर सकते हैं, बार मैग्नेट को एक बार अंदर लेके जा रहे हैं, एक बार हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं। अंदर और बाहर करने से मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या हो रहा है, चेंज। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे ही यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, करंट। एंड ये जो करंट है इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर को ज्यादा डिटेल में हमने एसी जनरेटर को देखना है, डीसी को भी देखेंगे। एसी का क्या मतलब होता है, अल्टरनेटिंग करंट, राइट, एंड डीसी का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट करंट, क्लियर, ओके। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हमारी क्या करती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती थी, तो इस केस में इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में क्या होने वाला है, देखो, द इलेक्ट्रिक मशीन
an electrical machine which converts mechanical energy into electrical energy। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसा हमारा डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने वाले हैं हम, क्लियर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाले हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है। ये देखिए, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन। ये पूछ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो किसके, कौन से फिनोमेना के ऊपर वर्क करता है, किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना के ऊपर वर्क करता है। अब इस केस में क्या होता है, देखो, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड, जब कॉइल को हम रोटेट करते हैं इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है हमारा ईएमएफ। क्लियर हुआ। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं ना, ठीक है, रोटेशन दे रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक जनरेटर के टाइप। पहला टाइप है हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, दूसरा है डायरेक्ट करंट जनरेटर, जिसको हम डीसी जनरेटर भी बोलते हैं। एसी जनरेटर की वर्किंग स्टार्ट करने से पहले एक बार जनरेटर की हम क्या देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके बाद वर्किंग देखेंगे एसी जनरेटर की, देन देखेंगे कि डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। अब एसी जनरेटर, एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एंड डीसी जनरेटर का क्या मतलब है, डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट में फर्क क्या होता है। जो डीसी करंट होता है ना, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो हमारा डीसी करंट होता है, डीसी करंट के केस में क्या होता है, वो डायरेक्ट है, वहां पे जो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन है वो कंप्लीट सर्किट में क्या रहती है, पूरा टाइम सेम ही रहती है, यूनी डायरेक्शनल होता है वहां पे करंट का डायरेक्शन। जबकि अगर हम बात करते हैं एसी की, एसी का मतलब ही क्या है, अल्टरनेटिंग, वहां पे चेंज हो रहा है, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो जाता है, चेंज। ठीक है, हर एक इंटरवल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। यानी कि जब हम बात करेंगे एसी जनरेटर की, तो उस केस में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने वाला है वो कैसा होने वाला है, अल्टरनेटिंग, हर एक इंटरवल के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, किसके अंदर, एसी जनरेटर में। क्लियर है, तो देखते हैं एक बार, देखो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, देखो हमने दो मैग्नेट्स ली हैं, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये क्या है, साउथ पोल है। दो एक्सटर्नल मैग्नेट, हमने दो मैग्नेट ली हैं टू गिव क्या देने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को देने के लिए हमने ये मैग्नेट का यूज किया है। राइट, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको शायद ये विजिबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ओके, अब ये क्या है हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल है। क्लियर, ठीक है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, हमने एक आर्मेचर कॉइल रखा हुआ है, ABCD हमारे पास क्या है, आर्मेचर कॉइल है। इसको हमने किसके, यहाँ पे जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। अब ये जो एक्सेल है, इसके हेल्प से हम इस रेक्टेंगुलर ABCD कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। ठीक है, हमें पता है जनरेटर का फंक्शन क्या है, क्या करता है जनरेटर, जनरेटर इंड्यूस करंट बनाता है, यानी कि जनरेट्स करंट, जिस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, कब बनता है ये, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे जब हम मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या बनने वाला है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होने वाला है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम इसको मैकेनिकल एनर्जी से, यहाँ पे एक हैंडल होता है जिसकी हेल्प से हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेशन के बाद ये जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये मूव करेगी। जैसे ही ये मूव कर रही है, ठीक है, जैसे जैसे ये मूव करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने वाला है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये तो एक्सेल हो गया, जिसकी हेल्प से हम मैकेनिकली इस रेक्टेंगुलर ABCD कॉइल को क्या करने वाले हैं, रोटेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसका नाम है R1। ठीक है, इस रिंग को बोलते क्या है, स्लिप रिंग। क्या कहते हैं, स्लिप रिंग। ठीक है, हमने जो जनरेटर के अंदर बात की थी वो कौन सी रिंग्स थी, स्प्लिट रिंग्स थी। कौन सी थी, स्प्लिट रिंग थी।
एंड जनरेटर के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्लिप रिंग्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा, 2 स्लिप रिंग्स हमने यूज करी हैं, जिसको एक को नाम हमने दे दिया है R1, दूसरी है हमारी R2 स्लिप रिंग। अब स्प्लिट रिंग के केस में ये जो रिंग्स थी ना, ये कुछ इस तरीके से थी, ठीक है, ये क्या थी, कुछ इस तरीके से स्प्लिटेड थी, ठीक है, ऐसी 2 रिंग्स थी, बीच में क्या था, गैप था, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग कहते हैं। ये वाली रिंग कंप्लीट रिंग्स है, ये कनेक्टेड है आपस में, इसके बीच में कोई भी गैप, कोई भी स्प्लिट नहीं है, तो इनको हमने क्या बोला, स्लिप रिंग बोला। अब जो स्लिप रिंग नंबर 1 है, जिसको हमने R1 बोला है, ये जो R1 है ये B1 से कनेक्टेड है। B1 क्या है, हमारे कार्बन, B1 एंड B2 आर कार्बन ब्रशेस, ठीक है, यहाँ पे लिख लो B1 एंड B2 क्या है, ये दोनों, ये क्या है, हमारे कार्बन ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस हैं। अब ये जो ब्रश नंबर 1 है, B1 ब्रश है, ये R1 रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि कांटेक्ट में है उसके, किसके, R1 से कनेक्टेड है, एंड जो B2 है वो R2 से कनेक्टेड है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये जो वायर का कनेक्शन आ रहा है, ये B1 ब्रश के साथ है, B1 से आ रहा है, एंड यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर से हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन B2 के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, B2 कार्बन ब्रश के साथ, ओके। अब यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया, इसका फंक्शन क्या है, एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, हमें पता चलता है कि वहाँ पे करंट है या नहीं, ठीक है, ओके, अमाउंट एम्पियर्स में हमें बताता है। जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, ये सेंसिटिव करंट्स को मेजर करने के लिए हमें यूज करते हैं, एंड ये साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ करंट को भी बताता है। ये चीज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहले से पढ़ के आ चुके हैं, क्लियर, ओके। तो ये क्या करेगा, सेंसिटिव करंट्स के बारे में बताएगा। ये क्या है, सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स कनेक्टेड है। तो इतने में आपको इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ गई है, राइट। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हमको देखना है इसकी वर्किंग, कैसे काम करता है। मुझे ये बताओ जल्दी से कि जो हमारा जनरेटर है, एसी जनरेटर, वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। क्या था इसके अंदर, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है, करंट प्रोड्यूस होने वाला है। तो इस केस में जब हम जनरेटर को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कौन से वाला रूल लगाने वाले हैं, कौन से वाले रूल के थ्रू डायरेक्शन निकालेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था, बट यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या बताता है हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, किसकी डायरेक्शन बताएगा, इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की हमें वो डायरेक्शन बताने वाला है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब फटाफट से ना स्ट्रेच कर लो अपनी फिंगर्स, अपना राइट हैंड स्ट्रेच करेंगे है सब, ठीक है, तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस ABCD कॉइल के ऊपर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को लगाने के बाद क्या निकालने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब हम मैकेनिकल एनर्जी देके इस एक्सल के थ्रू जो हैंडल कनेक्टेड है उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और इस तरीके से रोटेट करेंगे, ध्यान से सुना, इस तरीके से रोटेट करेंगे कि जो पहले AB वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करेगी, ऊपर मूव करेगी। ये कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड, ठीक है, हमने मैकेनिकली मूव किया हैंडल के थ्रू और इसको इस तरीके से मूव कर रहे हैं हम। AB जो है वो ऊपर की साइड पे जा रहा है, ठीक है, अब ये ऊपर की साइड पे जा रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। करंट जो है, करंट की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें निकालनी है। और दूसरी चीज हमें क्या पता है इस केस में, हमें ये पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब फटाफट से हम फिर से राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, जो थंब है, ठीक है, अच्छा इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, फादर मदर चाइल्ड। जो फादर है F वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके, एंड M4 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, एंड C4 क्या है, यहाँ पे इस केस में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें ये बताने वाला है। हमें पता है कि ये जो कॉइल है ये भी ये कहाँ पे मूव कर रही है, अप साइड, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ऊपर की साइड पे, ठीक है, थंब को कहाँ रखा मैंने, ऊपर रखा, क्योंकि कॉइल ऊपर की साइड में मूव कर रही है, ठीक है, ओके। अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ है, राइट। फोर्स कहाँ है, ऊपर की साइड पे मूवमेंट हो रही है, तो थंब क्या दिखा रहा है हमें, फोर्स ऊपर की साइड पे।
एंड जो हमारी फोर फिंगर है वो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये हो गया। अब ये जो फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर, ये बताती है हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो ये देखो कहाँ जा रही है मेरी फिंगर, कहाँ जा रही है, अंदर की साइड पे, स्क्रीन के अंदर की साइड पे हमारा क्या मूव करने वाला है, क्या डायरेक्शन होने वाली है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होने वाली है इनसाइड। ये देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ टू साउथ ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो इसको ऐसे मूव कर दो, ठीक है। फोर्स तो जो ए बी कॉइल है वो तो ऊपर ही जा रही है ना, तो ये तो ऊपर ही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ठीक करनी है, ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बता रही है, तो डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, इसको ऐसे कर दो नॉर्थ टू साउथ। अब ये जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड करंट, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, इस साइड आएगा, इधर आ गया, इधर आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से एंड ये इस तरीके से मूव कर रहा है। एंड गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताएगा कि यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन हो रहा है एंड विच शोज कि यहाँ पे इंड्यूस करंट बन रहा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या देखना है, देखो जब ए बी जो है, जब ए बी अपवर्ड मूव की हमने, ठीक है, हम हैंडल से मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, उसको अपवर्ड मूव कर दी मैंने, जब वो कहा जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तब क्या हो रहा है, तब डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मोर प्रॉपरली अगर हम मोर प्रिसाइजली अगर कहें तो इंड्यूस्ड करंट की स्मॉल आई की डायरेक्शन क्या है, ए से बी, सी से डी, ठीक है, इसको लिखो, ए से बी जा रहा है, फिर सी से क्या जा रहा है, डी जा रहा है, ये है हमारी किसकी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है इन केस ऑफ दिस एबीसीडी कॉइल, ठीक है। अब जब ए बी ऊपर जा रहा है तब की बात कर रहे हैं, ये केस 1 है हमारा, ठीक है, केस 1 है, ओके। अब यहां से ये जो करंट आएगा ये इस B2 ब्रश के थ्रू कहां से आ रहा है, B2 से B1, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है, फ्रॉम B2 टू B1, करंट कहां जा रहा है, B2 से B1 में जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, कब, जब AB ऊपर की साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके से रोटेट कर दिया, जब ये ऐसे पूरी रोटेट हो जाएगी तो CD यहाँ पे आ गई इस केस में। अब नेक्स्ट केस के अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, केस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी जैसे ये रोटेट कर गई, ये बिल्कुल कंप्लीटली रोटेट कर चुके हैं, अब CD जो है वो यहाँ पे आ गया, दिस इज CD एंड ये क्या है, AB है, ठीक है। ये पूरा जो एक्सेल है रिंग्स के साथ ये यहाँ पे रोटेट करेगा, बट यहाँ पे जो स्टेशनरी है, जो मूव नहीं कर रहा है, जो स्टैटिक है, वो कौन है, ब्रशेस, ठीक है, B1 ब्रश एंड B2 ब्रश, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल उसके कांटेक्ट में रहते हैं, किसके, स्लिप रिंग्स के। स्लिप रिंग के अंदर से ये जो कनेक्शन है ये आ रहा है, ठीक है, वायर्स जो है वो स्लिप रिंग के अंदर से आ रही है एंड स्लिप रिंग्स के अंदर क्या है, इंसुलेशन है, ठीक है, इंसुलेटेड है वो अंदर से। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे ही ये मूव करेगा, जैसे ही ये यहाँ पे इस तरीके से मूव कर जाएगा, अभी आपको एक एनिमेशन दिखाई देगी, उसमें आप क्लियरली इस चीज को समझ सकते हो। जैसे ही यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे फिर से हम जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ठीक है। अब इस केस में CD ऊपर मूव कर रही है, CD ऊपर मूव कर रही है, फिर से इंड्यूस करंट कहाँ पे आएगी, अंदर के सर्किट में क्या हो जाएगी, स्क्रीन के अंदर जा रहा है हमारा इंड्यूस्ड करंट, यानी कि केस 2 में जब जो CD है वो अपवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, तब डायरेक्शन की करंट ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, D से C, ठीक है, कैसे जा रहा है, D to C एंड C to A एंड देन B, राइट, ये जा रहा है इस तरीके से। क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया अंदर, बाहर की बात अगर हम करें, जैसे ही ये मूव करेगा तो इस केस में यहां से करंट आने के बाद B1 के थ्रू आएगा एंड फिर यहाँ पे इस तरीके से B2 की साइड पे जाएगा करंट हमारा, ठीक है। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है हमारा वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया है, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, B2 टू B1 था, अब जैसे ही हमारी कॉइल रोटेट की है, अब क्या हो गया है एक्सटर्नल सर्किट में, B1 टू B2 हो गया है, ठीक है, B1 टू B2। क्लियर हुआ, ओके। तो अब आपने ये चीज नोट की होगी, यहाँ पे पहले कहाँ था, जो करंट का डायरेक्शन था वो क्या था, B2 से B1 था। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही कॉइल रोटेट की तो क्या हो गया, B1 टू B2 हो गए। एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, AC जनरेटर, इसी वजह से इसको कहा जाता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर हुआ, ओके। ये तो देखा हमने हमारा AC जनरेटर। अब एक बार DC जनरेटर को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है बस, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे हम क्या करें, वर्किंग ऑफ
डीसी जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे लगाया, ये हमारा क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है मैग्नेट का साउथ पोल। यहाँ पे हमने क्या ले ली, आर्मेचर ABCD, ABCD तो लेंगे ना, लूप ले लिया हमने, ABCD लूप ले लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिए, देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी है 2 स्प्लिट रिंग्स, यही डिफरेंस है बस, इसके अंदर AC और DC जनरेटर में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यही वाला, कौन सा वाला, सिर्फ स्लिप रिंग्स एंड स्प्लिट रिंग के बीच में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ये जो मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, बना रही हूँ, ये क्या है हमारा, दिस इज ब्रशेस, कार्बन के ब्रशेस हैं ये, ठीक है। कि ग्रीन कलर ही लेते हैं फिर से। अब ये जो ब्रशेस है ये किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा हमें, गैल्वेनोमीटर बताएगा कि इंड्यूस करंट बना या नहीं, ठीक है, करंट है या नहीं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के बाद। ओके, अब इसको लेबल करते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगी। तो नॉर्थ टू साउथ इसको बना देते हैं हम। देखो नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ में, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ये हमारी आर्मेचर है A, B, C एंड D। ये है हमारा ब्रश B1, ये है ब्रश B2, ये है हमारी स्प्लिट रिंग S1 एंड दिस इज S2। क्लियर, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। बस यहाँ पे इतना ही चेंज है। AC जनरेटर में हमने क्या यूज की, स्लिप रिंग्स, ठीक है, स्लिप रिंग्स यूज की, ठीक है। एंड इस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्प्लिट रिंग्स यूज कर रहे हैं। तो स्प्लिट रिंग यूज करने की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा, वो पूरे टाइम पे जब लूप रोटेट करेगा तो सेम ही रहेगा। इसी वजह से इसको हमने क्या बोला, डायरेक्ट करंट जनरेटर बोला। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये है नॉर्थ टू साउथ हमारे किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे एक्सेल के थ्रू हम आर्मेचर को रोटेट करें, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है मान लेते हैं, इमेजिन कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इसको मूव करें, कैसे मूव करें, ऐसे मूव करेंगे कि जो AB है ये कहां पे जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। कहां जा रहा है, अपवर्ड, ये मूव किया अपवर्ड। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फिर से राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अपनी फिंगर स्ट्रेच कर लीजिए, देखो कहां पे मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है हमें, हमारी 4 फिंगर बताती है। तो क्या हो गया, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। ऊपर की साइड पे क्या है, अपवर्ड तो मूव कर रही है ना मैकेनिकल एनर्जी देके। तो करंट कहां जा रहा है, देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। ऐसे देखो, फिर से देख लो, देखो यहाँ पे ऊपर मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, कौन से फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है हमें, हमारी 4 फिंगर। तो वो कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। करंट कहां जा रहा है, देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, इनसाइड द बोर्ड के अंदर, स्क्रीन के अंदर जा रही है, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। दिस इज इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ये यहाँ पे आया, ये गया इसके अंदर S1 से B2 के अंदर, एंड यहाँ पे भी इस तरीके से आया ये यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसने रोटेट कर लिया। जैसे ही इसने रोटेट किया तो अब यहाँ पे CD आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, AB आ गया, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा ना, कपल फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से मूव करेगा। AB हमारा इधर आ गया एंड CD कहाँ पे चला गया, इस साइड पे आ गया। अब इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगी, यहाँ पे फिर से ये मूव करेगा। हमारी स्लिप रिंग्स, तो हमारी जो स्प्लिट रिंग्स है S1 एंड S2 ये भी साथ साथ मूव कर रही हैं। जो ब्रशेज है वो क्या है, स्टेशनरी है। जैसे ही ये मूव किया तो अभी भी करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी इनसाइड द स्क्रीन ही रहेगी, एंड फिर से ये यहाँ पे B2 ब्रश के थ्रू B1 के अंदर जाने वाला है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे ओवरऑल द प्रोसेस क्या रह रही है, सेम रह रही है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग मैंने आपको समझा दी, आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा, डिफ्लेक्शन देगा और बताएगा सेंसिटिव करंट्स को बताता ही है गैल्वेनोमीटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक में टाइप ऑफ करंट्स के बारे में। कितने टाइप के करंट्स होते हैं, 2 टाइप के करंट्स होते हैं। पहला है डीसी करंट, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम क्या कहते हैं, एसी करंट। डीसी करंट क्या होता है, देखो इट इज द इलेक्ट्रिकल करंट विच फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। जो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है, it is the electrical current which reverse its direction after every fixed interval of time। जब करंट अपनी डायरेक्शन को
एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद चेंज कर लेता है, ठीक है, तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब ही है ना चेंज होते रहना बार बार, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद करंट की डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है तो उस टाइप के करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लियर? तो दो टाइप के करंट चाहिए। अब ना एडवांटेजेस बहुत हैं एसी करंट के, राइट। एसी करंट के एडवांटेजेस को हम देख लेते हैं। देखो पहला क्या है, एसी करंट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी करंट। अगर हमारे पास एसी करंट है तो उसको हम डीसी करंट में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखिए, अ प्योर चोक कॉइल डज नॉट सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन ऑपरेटेड ऑन द एसी। यानी कि एसी करंट जब हम यूज कर रहे होते हैं तब वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, या फिर कह सकते हैं मिनिमम होता है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि होता ही नहीं, राइट। नेक्स्ट है देखो, अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेज एंड लेसर करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस तक हम एसी करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ एसी करंट इज इजी इन कंपैरिजन टू द डीसी करंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है देखो, एसी मशीन्स लाइक ट्रांसफार्मर एटसेट्रा आर वेरी एफिशिएंट। ट्रांसफार्मर आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रांसफार्मर हम देखेंगे क्लास 11th एंड 12th के अंदर, ठीक है, यानी कि हायर स्टैंडर्ड्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो एसी जो होते हैं, एसी मशीन्स लाइक ट्रांसफार्मर आर वेरी एफिशिएंट, यानी कि एसी करंट की वजह से जो मशीन्स हैं वो क्या हो जाती है, काफ़ी एफिशिएंट, क्योंकि अभी हमने देखा कि लॉस क्या होता है, मिनिमम होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की तो क्या होती है, देखो, एसी कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम केमिस्ट्री के अंदर हमने सबने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोटाइपिंग और इलेक्ट्रोलिसिस, इस केस में हमेशा हमें डीसी करंट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए हम एसी करंट नहीं यूज़ कर सकते। ये है इसकी पहली डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है, एसी डज नॉट ट्रैवल थ्रू द कोर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के कोर से जो एसी करंट है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, इट ट्रैवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सो थिकर कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या चाहिए, थिकर वायर्स चाहिए होती हैं, क्योंकि जो एसी करंट है वो कोर से ट्रैवल ना करके सरफेस से ट्रैवल करता है। इंटरेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, it can be dangerous to work on the AC system of same voltage as compared to the DC। अगर हम बात करते हैं AC एंड DC दोनों करंट्स की, तो जो AC करंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी कि उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है इन कंपैरिजन टू द DC करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। अभी हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे घरों में किस टाइप का सर्किट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 टाइप की वायर्स दिखने वाली है। ये जो वायर है ये क्या है, हमारी अर्थ वायर। ये कौन से कलर की दिखाते हैं इसको, ग्रीन कलर की होती है ये वायर। कभी आपने नोट किया हो तो ये कैसे रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है। वो कौन सी होती है, हमारी अर्थ वायर होती है। ओके, लाइव वायर जो होती है ना वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है। लाइव वायर क्या है, रेड कलर की होती है, ठीक है। ये इस तरीके से लाइव वायर है। 3 टाइप की वायर्स है, ठीक है। मैं इसको आगे तक नहीं बना के दिखा रही। ओके, नेक्स्ट जो है हमारी न्यूट्रल वायर, ये कैसी होती है, ब्लैक होती है। ब्लैक तो शायद इसके ऊपर विजिबल नहीं होगा, बट हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ये न्यूट्रल वायर निकल रही है, ठीक है, ये इसके अंदर से बाहर आ गई। तो 3 टाइप की वायर्स आपने, मुझे पता है, ज़रूर देखी होंगी, ठीक है। कभी भी किसी वायर को थोड़ा सा ऐसे तोड़ के अगर हम देखेंगे, उसका इंसुलेशन हटा के देखेंगे, तो 3 टाइप की वायर्स आपको उसके अंदर दिखाई देती है, राइट। और हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर भी मेनली 3 टाइप की वायर्स हम यूज़ करते हैं, लाइव वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। अब इन तीनों का कलर कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के थ्रू क्या होता है, देखो, करंट अंदर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ये 2 वायर्स हमें मिलती हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो हमें 2 वायर्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर के थ्रू करंट अंदर गया, ठीक है, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया। ये जो है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये हमारा घर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो बिजली है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहाँ कहाँ जा रही है, डिफरेंट रूम्स के अंदर जा रही है, डिफरेंट अप्लाइंसेस के अंदर बट रही है। यहाँ पे इसको कह देते हैं, ये हमारा अप्लाइंस नंबर 1 है, ये अप्लाइंस नंबर 2 है एंड ये हमारा अप्लाइंस नंबर 3 है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वायर्स आगे अंदर जाएंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से हो रहा है उसको क्या कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या कह दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कह दिया, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। यहां से करंट गया, लाइव वायर के थ्रू करंट अंदर गया एंड जो बैक आया वापस, ये क्या है, हमारी न्यूट्रल वायर के थ्रू करंट बैक आ जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पे इन दोनों वायर्स के बीच में, ठीक है, करंट का फ्लो करना है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए। तो न्यूट्रल एंड हमारी लाइव वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। हमारे घर में आता है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस, सबको पता है वो तो कितने वोल्टेज होती है, 220 वोल्ट होता है। अमेरिका के अंदर कितना होता है वोल्टेज, 110 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इंडिया में कितना है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट होता है इंडिया में, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब अर्थ वायर का क्या फंक्शन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ वायर का क्या फंक्शन होता है, अर्थ वायर हमें बचाती है इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अर्थ वायर का यूज़ कर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं ना, देखो इसको हमारे पूरे घर में, ठीक है, वॉल्स के थ्रू इसको सारे अप्लायंसेस से कनेक्ट कर देते हैं, सारे स्विचेस से कनेक्ट कर देते हैं, एंड में इसको कहाँ पे डाल देते हैं, जमीन में इसको गाड़ दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, ताकि अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब समझ रहे हो कि सारा जो एक्सेस ऑफ करंट था ना, मान लो किसी अप्लायंस के ऊपर एक्सेस ऑफ करंट आ जाता है, एक्सेस चार्ज आ गया, तो उसको अर्थ के थ्रू अंदर डाल देना ताकि हम प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। अब कैसे फंक्शन करता है, देखो ये कोई भी अप्लायंस है, मान लेते हैं हमारे पास प्रेस है, ठीक है, आयन, ठीक है, कपड़े आयन करते हो ना, वो जो आयन है वो है हमारे पास, ठीक है। अब उसके अंदर 2 वायर्स होंगे, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर। कभी कुछ टाइम बाद, मान लो पुरानी हो गई अब आयन हमारी, ठीक है, तो उसमें उसकी इंसुलेशन उतर सकती है। मान लो इसकी इंसुलेशन उतर गई है, जैसे ही इसकी इंसुलेशन उतरेगी, जो यूज़ कर रहे हैं हम, हमारा अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब वो मैक्सिमम जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो मेटल बॉडी के बने हुए होते हैं। अब ये जो है हमारी लाइव वायर, क्योंकि इसकी इंसुलेशन अभी उतर चुकी है, जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी मेटल के, तो वो कंडक्टिंग है, तो उसके थ्रू हमें शॉक लग सकता है एंड बहुत सीवियर रिजल्ट्स हो सकते हैं इस चीज़ के। इसी वजह से यहाँ पे क्या क्या कर रखा है हमने, अर्थ वायर को कनेक्ट करके अर्थिंग की हुई है। इससे क्या होता है, किसी भी अगर अप्लायंस के ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज, एक्सेस ऑफ करंट आ जाता है, तो उसको अर्थिंग के थ्रू कहाँ पे भेज दिया जाता है, नीचे, जमीन के नीचे भेज दिया जाता है, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। तो ये होता है हमारी अर्थ वायर का फंक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थिंग क्यों करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लाइव वायर के थ्रू करंट हमारा अंदर जा रहा है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर। मीटर का क्या काम होता है, मीटर हमें सब कैलकुलेशंस करके देता है कि कितना आपको बिल पे करना है, राइट, कितना आपने कंजप्शन किया है, तो वो सब काम किसका है, इलेक्ट्रिक मीटर का। क्लियर है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू सारी की सारी जो बिजली है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी डिफरेंट रूम्स के अंदर, डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर। अब आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है, राइट। इसका मतलब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये जो है ये अप्लायंसेस आपको दिखाए गए हैं, A1, A2 एंड A3। अब अगर हम स्विच बनाते हैं, देखो ये स्विच कुछ इस तरीके का दिखता है, इसमें आपको 3 होल्स दिखाई देंगे, इस तरीके का स्विच होता है, राइट। अब ये जो पहला स्विच है, ठीक है, ये जो 3 होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ से मान लो करंट अंदर गया, यहाँ से करंट बाहर आ गया, ठीक है, ये तो होगी हमारी लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये होती है हमारी अर्थिंग के लिए, ठीक है, ये हमारी अर्थ वायर होती है, ठीक है, क्लियर। ये तीनों इसके फंक्शन होते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कलर कोडिंग ध्यान रखनी है अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर की, ठीक है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों वायर्स के बीच में जो लाइव वायर है एंड जो न्यूट्रल वायर है, इनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना होता है, 220 वोल्ट्स होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में 220 है, बट ये हर एक कंट्री में अलग हो सकता है, उसके हिसाब से हमारे जो अप्लायंसेस है वो हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट खत्म करने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए, फटाफट से देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये नॉर्थ से निकलती है साउथ के अंदर जाती है, क्लोज लूप्स होती हैं, ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे में ये नहीं करती हैं, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज बता दो, डेफिनेशन बता दो, हो जाएगा पहला ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो ये दिल्ली 2016 में पूछा हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है देखो बी पार्ट में क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, क्लोज कर्व है। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन से ये लिया गया है दैट द फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ से निकलती है एंड कहाँ जाती है, साउथ में। अगर ये हमारी बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी,
नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। तो ये क्या हुए, क्लोज्ड कर्व्स हुए। उसके अंदर आप इस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसका आपको लगे कि इसकी तो क्या ही एक्सप्लेनेशन दे, राइट, क्वेश्चन को देख के लग रहा है ना कि क्या एक्सप्लेनेशन दे, ये तो होता ही है, मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व्स, होते ही है वो, तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दे। तो उस केस में आपको करना क्या है, देखो आपको बार मैग्नेट बनाना, ठीक है, बता देना बाय कन्वेंशन जो है ये क्लोज्ड कर्व्स ही होते हैं हमारे, बस यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। इसकी थ्योरी देख सकते हो आप, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इट इज टेकन बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन से ये लिया गया दैट द फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट द साउथ पोल, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, पता है हमें तो, ठीक है, thus the magnetic field lines are closed curves, ठीक है, इन्होंने बता दिया, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, राइट, उन्होंने कहा क्लोज कर्व्स क्यों है, इसका रीजन दो, होती है वो तो बाय कन्वेंशन है, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, पहले क्या थी डायरेक्शन, बाहर, मैग्नेट के बाहर क्या थी डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ थी, मैग्नेट के अंदर जब गई तो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ हो गई, सिंपल, जैसा क्वेश्चन पूछेंगे हम वैसा आंसर दे देंगे, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत ईजी है ये तो, कितनी बार तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी इसकी। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हम हमारे थंब को, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को, तीनों को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। अब परपेंडिकुलर जब रख लेंगे, जो हमारा थंब है वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, जो हमारी फोर फिंगर है वो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि फिक्स्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड जो मिडल फिंगर है वो हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर है। अब इसी को आप लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग एंड प्रिंसिपल आप लिख सकते हो बहुत इजीली, अभी हमने किया है ना, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड वर्किंग का कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लियर। नेक्स्ट है देखो, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आर्मेचर, आर्मेचर क्या थी हमारी, ABCD, ठीक है, इसी में से ही तो करंट फ्लो कर रहा था ना, ठीक है, यही तो रोटेट, इसी को ही तो रोटेट कर रहे थे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, यहीं पे तो फोर्स लग रहा था। नेक्स्ट क्या है, ब्रशेस, ब्रशेस क्या होते हैं, दो कार्बन ब्रशेस लिए थे हमने, B1 एंड B2, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, किसके ऊपर, स्प्लिट रिंग्स के ऊपर ये प्रेस्ड होते हैं, क्लियर, ओके। अब ये जो B1 एंड B2 ब्रशेस है, इसका फंक्शन क्या है, कंडक्शन, क्योंकि ये कार्बन के बने हुए ब्रशेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है, क्लियर है, ओके। मेंटेन कनेक्शन, कनेक्शन को मेंटेन करके रखते हैं ये। फिर है हमारी स्प्लिट रिंग, ठीक है, स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, S1 एंड S2 हमने क्या यूज की थी, स्प्लिट रिंग यूज की थी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। इसका क्या फंक्शन होता है, ये कम्यूटेटर की तरह काम करता है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करता है। हमारी स्प्लिट रिंग S1 एंड S2 क्या करती है, मूव करती है, जैसे जैसे हमारी ABCD कॉइल के ऊपर फोर्स लगता है और वो भी मूव करती है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसमें कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व, होता है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है, नहीं करती इंटरसेक्ट, क्यों नहीं करती, अगर इंटरसेक्ट कर ली, ठीक है, तो क्या होगा, एक पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट, करेक्ट। ऑल द अबव क्या है हमारे, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज करेक्ट बताई गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे देखनी है, देखो, ओके। अभी हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, यहाँ पे देखो नॉर्थ टू साउथ जा रही है और बिल्कुल एक दूसरे की क्या है, पैरेलल पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ टू नॉर्थ, ऐसा होता है क्या कभी, ये तो गलत है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर, साउथ टू नॉर्थ तो डायरेक्शन ही नहीं है, ये भी गलत हो गया हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ ही जा रही है, बट दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में हमने क्या देखा था, जो हमारा करंट जब जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के थ्रू तो हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान है। अब इसमें पूछा है कि किस टाइप की हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हमें पता है इसके चारों तरफ बनती है कॉन्सेंट्रिक, राइट, तो कॉन्सेंट्रिक वर्ड ढूंढ लो, कहाँ लिखा है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर्स, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे कंसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर डी, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में बनती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है इंडिया में। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है, कितनी है, 50 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है स्टेट वन एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। अभी हमने इतनी सारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी, राइट, कर सकते हो इसको। एसी जो है थोड़ा सा खतरनाक होता है, राइट, ये तो होगी डिसएडवांटेज। यहाँ पे पूछी है एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस हमें बतानी है इसकी। काफ़ी एफिशिएंटली हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसको, एसी करंट को, इन प्लेस ऑफ डीसी करंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल बहुत ईजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वैसे ही क्या बनने वाला है, हमारा इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें अर्थ वायर का काम क्या है। अगर न्यूट्रल या लाइव वायर इन दोनों के ऊपर से इंसुलेशन उतर जाती है, ठीक है, बाय चांस, और अगर ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, मेटल कंडक्टर के कांटेक्ट में अगर आते हैं, तो मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। जब हम उसको टच करेंगे यूज करने के लिए उस अप्लायंस को, तो हमें करंट लग सकता है। उसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि शॉक से बचाने के लिए, करंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ वायर का यूज करते हैं एंड अर्थिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और पूरा चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।